नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हेडलाइन। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनका पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बिहार के सिवान और सारण में जहरीली शराब के पीने से 24 लोगों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार ने इस पर चल रही जांच की समीक्षा की, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले एक अभियुक्त को बेल लेने के लिए उन्हें राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देने और महीने में 2 बार भारत माता की जय बोलने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम सुझाया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि टेलीग्राम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट के लगभग 4 मिलियन उपयोगकर्ता यानी 40 लाख यूजर्स किसी भी व्यक्ति का डीप फेक यानी नग्न तस्वीरें बना सकता है और उपयोग कर सकता है। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीएम पद के लिए मनोनीत नायब सिंह सैनी और मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। भाजपा विधायक अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव रणवीर सिंह, महिपाल डांडा, विपुल गोयल, श्रुति चौधरी और आरती सिंह राव समेत अन्य नायब सिंह सैनी के नए मंत्रिमंडल में पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस समारोह में लगभग 50,000 से अधिक लोग शामिल थे। समारोह स्थल के आसपास यातायात संबंधी सलाह भी जारी कर दी गई थी। हरियाणा में अगली सरकार बनाने का दावा बुधवार को नायब सिंह सैनी ने पेश किया था। उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा और वरिष्ठ नेता अनिल विज ने इसका समर्थन किया। अनिल विज भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मेंद्र प्रधान और अन्य भाजपा नेता भी इसमें शामिल थे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का सीएम चेहरा घोषित किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराकर लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। सत्तारूढ़ भाजपा ने एग्जिट पोल के नतीजों को झुठलाते हुए हैट्रिक जीत हासिल की है, जिसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सत्ता में लौटने की भविष्यवाणी की गई थी। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बावजूद पार्टी ने 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। यह पत्र परंपरा के अनुसार लिखा गया है, जिसमें भारत के सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं, जिसकी सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है। 9 अक्टूबर को भूटान के एक कार्यक्रम में बोलते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका मन भविष्य और अतीत के बारे में भय और चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है और वह इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि उन्होंने वह सब हासिल किया जो उन्होंने हासिल करने का लक्ष्य कभी रखा था और इसलिए उनके कार्यकाल को कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा कमज़ोर होने के लिए माफ़ कीजिएगा। मैं 2 सालों तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। मैं खुद को ऐसे सवालों पर विचार करते हुए पाता हूँ, क्या मैं चीज़ों को अलग तरीके से कर सकता था?
मैं न्यायाधीश और कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा। उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर विचार करते हुए संतोष जताया और कहा कि हमें यह जानकर संतोष है कि परिणाम चाहे जो भी रहा हो, हमने निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन है जो अब बनेंगे नए मुख्य न्यायाधीश? 1983 में दिल्ली बार काउंसिल से अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और 30 हजारी परिसर में जिला अदालत में प्रैक्टिस की। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण में प्रैक्टिस की। न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ अस्थायी वकील के रूप में भी काम किया है और 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्थायी वकील बने। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजन और आपराधिक मामले में न्यायमित्र के रूप में भी पेश हुए थे। बाद में 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 2006 में अस्थायी न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी और जिला न्यायालय मध्यस्थ केंद्रों में न्यायाधीश जैसे पदों पर भी कार्य किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 13 मई 2025 को सेवानिवृत्ति होने से पहले उनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 6 महीने का होगा। मतलब 6 महीने बाद उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाएगी और वो मुख्य न्यायाधीश के पद से हट जाएंगे। एक चौंकाने वाले खुलासे में हाल ही में एक जांच से पता चला है कि टेलीग्राम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट का इस्तेमाल लाखों लोगों की नग्न और अस्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि हर महीने 40 लाख लोग इस चैटबॉट का उपयोग डीप फेक बनाने के लिए करते हैं, जो कपड़े हटाकर या यौन गतिविधियों को गढ़कर फोटो को बदल सकते हैं। वायर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस खतरनाक प्रवृत्ति ने विशेषज्ञों के बीच इन उपकरणों से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंता पैदा कर दी है, खासकर युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए। 4 साल पहले इस चैटबॉट की खोज करने वाले विशेषज्ञ हेनरी एडजर ने ऐसी तकनीक के खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थिति को भयानक बताया और इन उपकरणों की पहुंच और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्रिय रूप से उनसे जुड़ने पर जोर देते हुए कहा, यह वास्तव में चिंताजनक है और यह उपकरण जो वास्तव में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। टेलर स्विफ्ट और जिन आर्टेगा जैसी हस्तियां पहले ही डीप फेक का शिकार हो चुकी है। भारत में भी कई हस्तियां डीप फेक की शिकार हो चुकी है, लेकिन किशोर लड़कियों को निशाना बनाए जाने की खतरे खासतौर पर चिंताजनक है। इससे सेक्स टॉर्शन की घटनाएं बढ़ी है, जहां व्यक्ति को ब्लैकमेल या लगातार दुर्व्यवहार के लिए जनरेट की गई तस्वीरों का उपयोग करते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 40% अमेरिकी छात्रों ने स्कूलों में प्रसारित डीप फेक का सामना किया है। अपने मैसेजिंग सेवाओं के लिए मशहूर टेलीग्राम पर कई बार प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। अगस्त में कई रिपोर्टों में कहा गया था कि भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है, जिसके आधार पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद प्लेटफॉर्म के संचालन में बहुत कम बदलाव किए गए हैं। ऐसे कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी के निर्माण पहले से ही कठिन है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में कमजोर व्यक्तियों को डीप फेक तकनीक से बचाने और बचने के लिए और इनके दुरुपयोग से बचाने के लिए कई कड़े उपाय की ज़रूरत पड़ रही है। इसके रिसर्चर भी कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत है इनके उपायों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि टेलीग्राम इस पर क्या कार्य करती है, इसको देखना होगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।